विवेक जी, आपने दोनों लोगों को सुना, शीतल सर को भी और सतीश सर को भी। ये बीजेपी का जो कहा जाता था कि बीजेपी के ऊपर भी एक पोलित ब्यूरो है, वो आपके नागपुर में बैठा हुआ है। उस पोलित ब्यूरो के मुखिया को जब गुजरात में इतनी क्रूशियल लड़ाई लड़ी जा रही है, वो पटना में जाकर नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता की बेटी की शादी में जाकर के वहां पर नीतीश के साथ बैठ के रसगुल्ला खा रहे हैं। क्या हो रहा है आखिर? ये पोलित ब्यूरो निराश हो चुका है या उसका कंट्रोल खत्म हो गया है? अभिषेक जी, पोलिट ब्यूरो यानी आप आरएसएस की बात कर रहे हैं। तो आरएसएस जो है एक आरएसएस के सामने एक बहुत ही गहन प्रश्न है, दुविधा में है आरएसएस, ऐसा आप मान सकते हैं। एक तरफ तो मोदी जी जो है वो 2014 से जब से उनका शासन यहाँ चल रहा है वो पूरा आरएसएस का एजेंडा लागू कर रहा है, और दूसरी तरफ आरएसएस की ये चिंता है कि ऐसा हो रहा है कि गेन तो बहुत हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पूरा संघ परिवार एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगे, यह आरएसएस के चिंता का विषय होगा। इसके बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है। जितना मैं आरएसएस को समझता हूं, वो कतई नहीं चाहेगा आरएसएस कि कोई एक व्यक्ति इतना पावरफुल हो जाए कि पूरा संघ परिवार जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमे। वो संघ के इर्द गिर्द घूमे ये तो वो चाहेगा, संघ में भी किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमे वो भी नहीं चाहेगा। वो संघ जो उनकी शीर्षस्थ संस्था है वो केंद्र बिंदु में रहे और उसके हिसाब से सब चले। ये एक आरएसएस का स्कीम ऑफ थिंग है पहले से ही। लेकिन 2014 के बाद ये हुआ है कि कोई एक व्यक्ति इतना पावरफुल बन गया है कि मतलब अगर आरएसएस के कोई सार पॉइंट्स भी है, आरएसएस कोई चीज नहीं चाहती है तो चाहकर भी उस चीज के बारे में आरएसएस उनसे कुछ कंप्लेंट नहीं कर सकती, इतने वो पावरफुल हो गए मोदी जी। तो रही बात कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले लोगों की, तो जब 2014 में मोदी जी का सरकार आया तो उनके सामने जो चैलेंजेस थे, देखिए 1925 से पहली बार ऐसा हुआ 2014 में, इतने साल लगे आरएसएस संघ परिवार को अपनी सत्ता को प्रस्थापित करने के लिए। तब ऐसा है कि कांग्रेस का जब राज था तब भी आरएसएस का काम चलता था, और आरएसएस हमेशा यही कहते रहा है कि भाई हमारा काम तो निरंतर चलते आया है और संघ जो है वो संघ का काम निरंतर बढ़ता रहा है। तो इसका सीधा सीधा इस मतलब ये है कि कांग्रेस का राज भी जब था तब भी संघ का काम बढ़ रहा था। इसका मतलब कांग्रेस की जो इकोसिस्टम थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि संघ को अपना काम वो करने नहीं देंगे। जो आज हम देख रहे हैं कि संघ परिवार जो है वो बाकी किसी को काम नहीं करने दे रहा है, वो सिर्फ अपना काम आगे बढ़ा रहा है। वो उसकी कोशिश है कि उसको चैलेंज करने वाली जो भी सिस्टम्स है, उसको चैलेंज करने वाली जो भी प्रोसेसेस है, जो भी संस्थाएं है, जो व्यक्ति है, उन सारों को वो खत्म करे। तो 2014 में जब पहली बार अपने बलबूते पर बीजेपी की सरकार आई, तब से ये पूरा प्लान जो है वो प्लान पहले से ही तय था। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से ही तय था कि अगर हमारी सत्ता पूरी तरह से आ जाती है अपने बलबूते पे, तो जो भी जिनकी वजह से आज तक हमारी सत्ता नहीं आ पाई, ऐसे जो भी फोर्सेस है वो सारे फोर्सेस को परास्त कर दिया जाए, जिस तरीके से भी हो उनको खत्म कर दिया जाए। ये उनका पहले से ही प्लान था। तो उसमें कौन कौन थे? उसमें सिविल सोसाइटी थी, उसमें मीडिया था, और उसमें कांग्रेस पार्टी थी। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने आप में एक सिविल सोसाइटी भी है। कांग्रेस का जो फैलाव है देश में वो सारे सेक्शंस में है, सारे कास्ट में है, सारे रिलीजन्स में है। कांग्रेस ये एक रिप्रेजेंटेटिव फोर्स है आइडिया ऑफ इंडिया का। ये बहुत, और ये जो आइडिया ऑफ इंडिया कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है वो आइडिया ऑफ इंडिया आरएसएस को कतई मंजूर नहीं है। आरएसएस की आइडिया ऑफ इंडिया जो है हिंदू राष्ट्र की है। तो कांग्रेस एक ऐसा बहुत स्ट्रांग फोर्स है जो आइडिया ऑफ इंडिया जो आरएसएस को पसंद नहीं, वो वाले आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। मीडिया भी बहुत हद तक इसी तरह का मीडिया 2014 से पहले इस देश में था। उसके बाद सिविल सोसाइटी भी इसी तरह की रही, जिसमें लेफ्ट ऑफ सेंटर वाले लोगों का बहुत बोलबाला रहा। तो ये तीनों जो है इनको किसी भी तरह से खत्म करना है या फिर अंकित कर लेना है, तो ये दो रास्ते उनके सामने थे, एक तो खत्म करना या फिर उनको अपने आप में शामिल कर लेना है। तो मीडिया को तो उन्होंने पूरी तरह से सबस्यूम कर लिया। 90% मीडिया जो है वो उनके तरफ हो गया, उसको या तो खरीद लिया या फिर उनको जो भी है
उनको डरा धमका कर अपने तरफ कर लिया। थोड़ा बहुत जो बचा है उसको भी खत्म करने पे वो आमादा है। सिविल सोसाइटी को भी उन्होंने खत्म कर दिया है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, वो लगाकर सिविल सोसाइटी को भी खत्म कर दिया। और उनके सामने सबसे बड़ा जो टारगेट था वो कांग्रेस ही था। इसकी बात वो पहले से ही करते आ रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हमको करना है। तो कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए जो जो भी करना आवश्यक है, उसमें कांग्रेस के जितने भी कद्दावर नेता है वो सारे बीजेपी में उनको लाया जाए, या फिर मतलब पैसे का इस्तेमाल करो या फिर बंदूक का इस्तेमाल करो। बंदूक मतलब मैं एक सिंबॉलिकली बोल रहा हूँ कि एक कनपट पर बंदूक लगा दी और कहा कि आप आ जाइए, नहीं तो ये ईडी है, ये सीबीआई है, आप सोच लीजिए क्या करना है। तो इस तरह की बातें बस शुरू से ही इसका प्लान बना हुआ था, और उस प्लान पर वो चलते रहे। तो इसके चलते कांग्रेस के बहुत सारे नेता उसमें खुद होकर भी कुछ गए हैं, जिनको सत्ता की लालच थी वो खुद होकर भी गए हैं, और कुछ डर के मारे गए हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस के थे, कभी कांग्रेस में थे, कभी वो चले गए। अब वो मोर लॉयल देन द किंग की भूमिका में है। मतलब वो तो हिंदुत्व की ऐसी बात करते हैं जैसे तो बीजेपी के कई नेता नहीं करते। नहीं, विवेक देश पांडे जी देखिए, जी जी, जो बाहर से आता है उसको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है। जी, पाकिस्तान में क्रिकेट टीम का कप्तान बनने के लिए ईसाई यूसुफ योहाना को जब धर्म परिवर्तन करना पड़ा तो सबसे बड़ी दाढ़ी बढ़ानी पड़ी थी। तो हेमंत बिस्व शर्मा यूसुफ योहाना से वो मोहम्मद यूसुफ बनना पड़ा था दाढ़ी बढ़ा के। तो वो बन गए होंगे, उनके लिए बहुत जरूरी है वो करना। लेकिन आप देखिए, दूसरा मैं एक एंगल इसमें देखता हूं कि जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं, या तो डर के मारे जा रहे हैं या फिर इस विश्वास के प्रति जा रहे हैं कि भाई ये है पार्टी लॉन्ग इनिंग खेलने वाली, और अभी इस पार्टी को 10-15 साल 20 साल यहाँ से हम हिला नहीं सकते। तो हमारा अगर कोई हमको अगर पॉलिटिक्स में रहना है और हमको अगर सत्ता चाहिए, तो हमको बीजेपी में जाना होगा, चाहे वो हिंदुत्व की बात करे, चाहे कुछ भी बात करे। तो उनके लिए सत्ता ये अल्टीमेट एक गोल है। ऐसे बहुत नेता बीजेपी में गए हैं, ऐसे बहुत नेता बीजेपी में गए हैं जो डर के मारे गए हैं, ऐसे बहुत नेता पैसे के लालच में गए हैं। अब आ रही बात बीजेपी कांग्रेस युक्त बीजेपी बनने की जो बात है, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है बीजेपी को, क्योंकि ये बीजेपी का कांग्रेसीकरण नहीं है। इसलिए कि ये जो कांग्रेस के नेता वहां गए हैं वो बीजेपी की लाइन टो करने गए हैं, वो बीजेपी को कांग्रेस में ढालने के लिए नहीं गए। अब देखिए, जैसा हेमंत बिस्वा शर्मा का मैंने उदाहरण दिया, वो बीजेपी की लाइन, वो बीजेपी का कांग्रेसीकरण करने के लिए नहीं गए हैं। बीजेपी की लाइन टो करें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इसके लिए इसी के वजह से बीजेपी को इसमें कोई ऐतराज नहीं है, बीजेपी के लोगों को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, हालांकि ये हो सकता है कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बीजेपी और आरएसएस में बिताई और बीजेपी को इस मोड़ पर लाने के पीछे उनका हाथ है, ऐसे लोगों को अगर दरकिनार कर दिया जाता है बाहर से आने वाले लोगों के लिए, तो उसमें एक असंतोष हो सकता है। और वो उस असंतोष का क्या होगा इसके बारे में आज हम कुछ नहीं जानते, लेकिन उसका भी इंतजाम पूरी तरह से डरा धमका कर हो जाता है बीजेपी में, तो कोई बात नहीं करता। हमने ये गुजरात में भी देखा है, हमने हर जगह देखा है। तो जब तक, लेकिन इसका एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट अभी ये बचा है कि ये तब तक चलेगा जब तक मोदी जी है। मोदी जी के बाद क्या, ये है सवाल जो आरएसएस को सता रहा होगा। मुझे इस बात का बिल्कुल डाउट, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है कि जब तक मोदी है तब तक चलेगा,